नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। तैयारी भी आपकी ज़बरदस्त शानदार चल रही होगी, और जिसकी ना चल रही हो वो भी ज़बरदस्त चलाने लग जाओ, क्योंकि यही तैयारी है, यही समय है, और यही समय आपको आपके नज़रों में, आपके घर वालों के नज़रों में, आपके रिश्तेदारों के नज़रों में बहुत ऊपर उठाएगा। आप कितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिलेक्शन नहीं है तो आप उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं हैं, ये मानकर चलिए। अगर एक सफाई कर्मचारी, मैं ये नहीं कहता कि छोटी पोस्ट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनकी भी डिमांड शादी में बोलेरो की होती है ना? क्यों? क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने किसी से वादा किया है, मम्मी पापा से वादा किया है, सोना बाबू मोना बाबू से वादा किया है कि सरकारी नौकरी लगेगी और तेरा हाथ मांगने आऊँगा तेरे पिताजी से, तो यही समय है, अभी आप सिलेक्शन ले लीजिए, अन्यथा आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रहेगा। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको समझाता हुआ चलूंगा, बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति में आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा कि सर राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इसको हम हाथ से लिखकर पढ़ेंगे ताकि मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाता हुआ चलूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि सर संविधान के किस भाग में आता है, तो संविधान के भाग 5 में आता है, और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का जिक्र किया गया है, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातें? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, आनंद कुमार, लव यू मेरे लाल। तो हम लोग बात करेंगे कि सर इसका जो प्रावधान है ये कौन होता है, तो ये देश का प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, ठीक है जी। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे हम क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि सर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भैया प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आप कहेंगे सर भारत का प्रथम नागरिक किसे कह सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये चीजें भी आप पढ़ लेना। बात आती है कि सर इसका वर्णन कहाँ पर है, तो कहाँ इसका वर्णन है, तो संविधान के भाग, कौन से भाग में इसका वर्णन है, तो पार्ट, आप कहेंगे सर पार्ट 5 में, किसमें, भाग 5 में इसका जिक्र है। और आर्टिकल कहाँ से, तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल है बेटा 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा है? देश में एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 52 में। तो आप कहेंगे सर देश में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, एक राष्ट्रपति होगा। या राष्ट्रपति पद का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे कि सर विल बी अ प्रेसिडेंट। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किसमें लिखा है, तो अनुच्छेद 52 में। या ऐसे भी हो सकता है कि सर प्रेसिडेंट पोस्ट किसमें दी हुई है, प्रेसिडेंट पोस्ट का जो जिक्र है, प्रेसिडेंट्स पोस्ट किसमें दी हुई है, राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में होगी, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे सर पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ये आर्टिकल किसमें है मेरे शेर, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति को क्या क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर कहा जाता है, दिखावटी तोता कहा जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, राष्ट्रपति की जो तुलना है वो किससे की गई है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का कंपेयर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इसकी तुलना किससे की जाती है, तो ब्रिटिश के राजा से। किससे की जाती है? ब्रिटिश के राजा से की जाती है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति की तुलना कंपेयर किससे किया गया है, तो ब्रिटिश के राजा से, ठीक है जी, ब्रिटिश किंग से, ब्रिटिश किंग से। तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश किंग से, ठीक है जी। तो आप कहेंगे भैया ब्रिटिश किंग से, ब्रिटिश राजा से। तो राष्ट्रपति की तुलना किससे हुई है? ब्रिटिश के किंग से या ब्रिटिश राजा से,
ठीक है। इसे राष्ट्रपति को और क्या क्या कहा जाता है, तो इसे रबड़ की मोहर कहा जाता है, रबड़ की मोहर कहा जाता है, मोहर। ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे स्टाम्प ऑफ रबर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसे स्टाम्प ऑफ रबर कहा जाता है, स्टाम्प ऑफ रबर कह सकते हैं जी। क्या कहेंगे, इसे स्टाम्प ऑफ रबर कह सकते हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सर राष्ट्रपति का जो पद है वो किसके समान है, तो ब्रिटिश किंग के समान है। कौन से भाग में है, भाग 5 में। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में लिखा है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि सर जो राष्ट्रपति है, ये जो राष्ट्रपति है ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। कौन होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो आप कहेंगे कौन होगा, कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका का प्रधान। कि सर कार्यपालिका का प्रधान, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसे हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसे लिख सकते हैं हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो आप कहेंगे सर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इसको लिखा जाता है कि भैया ये बता दीजिए, ये बताइए कि राष्ट्रपति कौन होगा, कार्यपालिका का प्रधान। कौन से आर्टिकल के तहत ये कार्यपालिका का प्रधान होगा, तो अनुच्छेद 52 में ही लिखा हुआ है कि ये कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है। एक नोट में और लिखूंगा, यहाँ पर एक नोट में लिखूंगा, इस नोट को आप लोग जरूर लिख लेना कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का क्या होगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। तीनों सेनाओं का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है जी। सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्मीज या ऑल विंग्स हम कह सकते हैं। तीनों सेनाएं, आर्मी होती है एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी। ठीक है। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, अध्यक्ष कह लें, कमांडर कह लें कि सर कमांडर कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति। जब किसी से युद्ध होगा तो सेनाओं को आदेश किसकी तरफ से जाता है, राष्ट्रपति की तरफ से जाता है। किसकी तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से जाता है। समझ रहे हैं मेरे बच्चे। कपिल जी लव यू मेरे शेर, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं आप लोग। इसमें क्या घिसपिच है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, आपको समझने की आवश्यकता है बस। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर, स्टाम्प ऑफ रबर कहा गया है कि सर इसकी तुलना किससे की जाती है, ब्रिटिश के राजा से की जाती है। इतना आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। अनुच्छेद 53 में नहीं, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति में होंगी। ठीक है। अनुच्छेद 53 में नहीं कहा गया है कार्यपालिका का प्रधान, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव 52 में कहा गया है। 53 में लिखा है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। क्लियर है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने इतना। बात करते हैं आर्टिकल 53 की। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। किसमें होंगी, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होंगी बेटा, समस्त शक्तियां। तो आप कहेंगे सर ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स किसमें होंगी भैया, राष्ट्रपति में होंगी। किसमें होंगी, राष्ट्रपति में होंगी। कहाँ लिखा है ऐसा, तो ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 में। आर्टिकल 53 कहता है कि सर कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। अब बात आती है सर, एक बच्चा पूछ रहा है रबड़ की मोहर क्यों कहा गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्ति नहीं है, सिर्फ दिखावटी शक्ति हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं
मंत्री परिषद की सलाह पर एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर करता है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि सर राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग पढ़ेंगे कि सर इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं स्वयं या सेल्फ, स्वयं का मतलब होता है सेल्फ स्वयं या मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। ठीक है, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति, ऑल पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, इन समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं। ठीक है, सलाह मतलब एडवाइस से ही करेंगे, ठीक है, यहां पर आप लोग लिखना करेंगे कि भैया ये बताइए कि अनुच्छेद 53 में लिखा है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। सबकी चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां पर लिख लिया होगा आप लोगों ने। हम लोग यहां पर सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। इसको सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें, इनको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो किसी को नहीं आ रही है? मुझे बता दीजिए जल्दी से। अब बात करेंगे सर, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं सर अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है। कि अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए। अब बात करते हैं सर अनुच्छेद 54 की। इसमें लिखा हुआ है कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, किसका? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेगा। अनुच्छेद 54 में लिखा है कि लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो हम कहेंगे सर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, क्या लिखा है इसमें? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना इधर उधर से पढ़कर आते हैं और वो गलत पढ़ लेते हैं, फिर वो यहाँ पर आके डिफेंड करते हैं खुद को भी। वो सोचते हैं कि उन्हीं के पास सर्वोच्च ज्ञान है ना। हालांकि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर सटीक चीज़ें कराता हूँ और इसको खुद भी वेरीफाई करता हूँ। आपको लगता होगा कि आपकी क्लास में हम आए, मुँह उठाया और आ गए, नहीं, खुद वेरीफाई करते हैं सारी चीज़ों को, कंटेंट को पूरा वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपके सामने आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है गोविंद, समझ रहे हो आप? ठीक है माय डियर गोविंद, आई होप आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। क्या होगा? इलेक्टोरल कॉलेज। तो आप कहेंगे सर इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। इसको अगर मैं बात करूं कि सर लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लोग लिखना कि सर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कि भैया जो निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। इसको हम क्या लिख सकते हैं अंग्रेजी में? इसको लिखेंगे बेटा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है जी, ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। और भैया यहाँ पर हम बात करेंगे और कौन हिस्सा लेगा,
और कौन यहाँ पर हिस्सा लेगा? तो आप कहेंगे सर जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ना, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो ये सारे फैक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? बताइए जल्दी से। किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो आप क्या कहेंगे? निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर अगर पूछ लेगा तो बेटा इंग्लिश में भी लिखना जरूरी है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, असेंबलीज कि सर जो राज्य विधानसभाएं होंगी उनके सदस्य भी इसमें क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। राज्य सभाओं के जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। लेकिन यहां पर यह बताइए, यहां पर आप ये बताइए कि भैया क्या इसमें मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं? नहीं, इसमें मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है भैया, चलिए लिख लिया आप लोगों ने इतना, उम्मीद करता हूं। चलिए देखो, अब मैं ना आप सबको, जो मेरे प्यारे भैया यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उनको एक नाम देना चाहता हूँ, क्योंकि अब डेली डेली नाम तो मैं नहीं ले सकता सबका अलग अलग, फिर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि आप उनका नाम ले रहे हो, इनका नाम ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर सभी मेरे प्यारे भाई जो हैं, मैं उनको एक नाम दूं। क्या नाम दूं बताओ? और सभी बहनों को क्या नाम दूं? एक एक नाम देना चाहता हूं, बताओ, है ना? एक एक नाम देना चाहता हूं मैं, ताकि सबको ये लगे कि हाँ भाई सबका नाम लिया जा रहा है। विधानमंडल नहीं, विधानमंडल होता है लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में विधान परिषद भी आ जाती है, जबकि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, निर्वाचित, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्टेड मेंबर, जो जीत कर आते हैं, जो जीत कर आते हैं। अभी इसमें और हम पढ़ेंगे कि सर क्या किया गया। एक संविधान संशोधन होता है, 70वां संविधान संशोधन, 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992 में इसमें कहा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, एक कह रहा सर विनोद नाम लग दो लड़कों का। अच्छा चलो, तो सब मेरे प्यारे भाई राजू हैं। ठीक है, सब प्यारे भाई राजू हैं। ठीक है, या राज दुलारे, सब राज दुलारे हो गए, और मेरी प्यारी बहन है राज दुलारी। ठीक है, राज दुलारी और राज दुलारे। तो मैं दो नाम दे रहा हूं, सभी भाइयों को राज दुलारे और सभी बहनों को राज दुलारी। ठीक है भाई, राज दुलारे। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई जितने भी राज दुलारे यहां पर देख रहे हैं, समझें और फिर आगे बढ़ें। तो हम बात करेंगे सर 70वां संविधान संशोधन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, और इसमें कहा गया कि सर दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ये तीसरा पॉइंट होगा। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी, समझ गए आप? दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित का मतलब होता है जिनको हम वोट देकर जिताते हैं, जो जीत कर आते हैं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है जी, निर्वाचित सदस्य, यानी कि यहां पर भी होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इसको अगर लिखना चाहें तो आप कहेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
दिल्ली, दिल्ली एंड पुदुचेरी, एंड पुदुचेरी। तो आप कहेंगे सर पुदुचेरी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली, ठीक है जी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कि भैया दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को भी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये और ये दोनों क्या हैं, ये बेटा यूटीज हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। उसके बाद क्या किया गया, फोर्थ पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट है कि भैया 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर क्या बन गया, जम्मू एंड कश्मीर, J&K क्या बन जाता है, यूटी बन जाता है। क्या बन जाता है? यूटी बन जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। क्या बन जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना, जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना, तो इसके जीते हुए सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव, सीडीएस ना 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 ना, सीडीएस एक अलग हुआ, सीडीएस अलग हुआ। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च कमांडर या सुप्रीम कमांडर या अध्यक्ष बेटा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है जी। विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। के निर्वाचित सदस्य, के निर्वाचित सदस्य, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक है। यहां मैं अब एक चीज लिख देता हूं नोट में, यहां पर नोट में लिख रहा हूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर। क्या बोलेंगे भैया इसको हम? नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है जी, नॉमिनेटेड मेंबर्स। एवं विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। विधान परिषद, क्योंकि 6 विधान परिषद है केवल, विधान परिषद। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते, नहीं लेते। ठीक है भैया, नहीं लेते हैं। तो ऐसे समझना कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो, चुनाव का जो निर्वाचक मंडल है, कि कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे, कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे। 1992 है बेटा, 90। हाँ, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई। मैंने कहा अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर होता है। 53 में लिखा था कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होती हैं। किस में होती हैं? राष्ट्रपति में होती हैं। चलिए, संजय कह रहे हैं सर आपकी पढ़ाने की अदा निराली है, आपने पढ़ाने के तरीके से मेरी नींद चुरा ली है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने यहाँ पर कहा मनोनीत सदस्य का मतलब होता है नॉमिनेट सदस्य। जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लिख लिया बच्चों इतना आप लोगों ने? तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिखते हुए चलिए, यहाँ पर आप सारी चीज़ें लिखते हुए चलिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे कि जैसे 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत हो गए, और विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता। चलिए बताइए, कोई समस्या यहाँ तक? आगे बात करते हैं,
आगे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं मेरे लाल। तो आप कहोगे सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 55। अनुच्छेद 55 कौन क्या है? अनुच्छेद 55 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 55 क्या कहता है? इसमें लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि सर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है? मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है जी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति कि सर क्या रीति है? तो आप बता देना सर क्या रीति होगी? मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप कहेंगे सर मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, प्रेसिडेंट। तो हम लोग यहां पर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, कौन से रीति के द्वारा चुनाव होता है। क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्या होता है? समझ रहे हैं आप लोग? राष्ट्रपति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो आप क्या कहोगे कि सर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 2003 तक इनका चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होता था, लेकिन 2003 के बाद इनका चुनाव ओपन इलेक्शन होता है। गुप्त मतदान की जगह, सीक्रेट वोटिंग की जगह अब ओपन वोटिंग होती है जी। क्या होती है? ओपन वोटिंग होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो आप कहेंगे सर इनका चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा चुनाव होता है जी? इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है जी, क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है जी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होगा। ठीक है, अब दूसरी पद्धति क्या है कि सर इनका जो चुनाव होगा वो होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। अब समझ में तो आया नहीं होगा मैंने क्या बोल दिया, मैं समझाऊंगा इसको आराम से। कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट मेथड के अकॉर्डिंग सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम द्वारा। इसका मतलब यह है कि यदि एक चुनाव में 3 लोग खड़े हो गए, अब जो वोट कर रहे हैं वो तीनों को ही वोट करेंगे, लेकिन वो अपनी प्रेफरेंस पर, जैसे कि ए उन्हें ज्यादा पसंद है, ए को रख दिया, उन्हें सी दूसरे नंबर पे पसंद है, सी को रख दिया, और बी उन्होंने तीसरे नंबर पे रख दिया। यदि ए को एक निश्चित कोटे तक वोट नहीं मिलते हैं तो वो क्या होगा, उसके वोट उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जिसका नाम दूसरे नंबर पे हमने चुना था। मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हो गए। ठीक है, मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हुआ है ना, एक शुभम खड़ा हुआ और एक राहुल खड़ा हुआ। अब आपकी पहली पसंद है भाई राहुल, आपने सबसे पहले राहुल को वोट दे दिए, दूसरे नंबर पे आपने मुझे वोट दे दिए, चलो मुझे तीसरे नंबर पे रखो क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे नफरत भी करते होंगे, दूसरे नंबर पे शुभम को रख दो और तीसरे नंबर पे मुझे रख दो। अब राहुल को आपने पहले नंबर पे रखा, लेकिन राहुल को एक निश्चित कोटे तक वोट नहीं मिले, तो उसको जो वोट मिले थे वो वोट दूसरे नंबर पे यानी कि शुभम को चले जाएंगे। किसको चले जाएंगे? शुभम को चले जाएंगे। ठीक है जी, तो आप लोग बात कर लेना। हम लोग बात करते हैं कि सर इनका चुनाव होता है
आनुपातिक, इंग्लिश में भी लिखूंगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व मत पद्धति द्वारा के अनुसार, मत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, मत प्रणाली द्वारा। ठीक है जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं अंग्रेजी में, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल। आपसे पूछा जाएगा सर इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल, तो आप कहेंगे सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन बोट मेथड, बोट मेथड। अगर आप लोगों से बात करेंगे, हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे सर, बोट मेथड के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग सिंगल ट्रांसफेरेबल, सिंगल ट्रांसफेरेबल, सिंगल ट्रांसफेरेबल बोट सिस्टम द्वारा, बोट सिस्टम द्वारा, द्वारा बेटा क्या होगा, चुनाव होगा। इसको आप मत समझने का प्रयास करें। केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कौन सी पद्धति से होता है, तो आप कहेंगे सर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, जिसे सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा मैंने कहा कि भैया 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, जिसमें ए नाम का लड़का खड़ा हुआ, बी नाम का हुआ, सी नाम का हुआ और डी नाम का हुआ। ठीक है, डी नाम का। अब इसमें इनको, इसमें ये नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे ये जीत जाएगा, नहीं, यहाँ पर वोट वैल्यू भी काउंट होती है, यहाँ पर वोट वैल्यू भी काउंट होगी। ठीक है, मान लीजिए इसको 50 वोट मिले, इसको 30 वोट मिले, लेकिन जीत ये गया। क्यों ये जीत गया, जबकि जीतना इसे चाहिए था, इसे 50 वोट मिले। तो बेटा ये कहता है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम का मतलब है, आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम का मतलब है कि इसकी वोट वैल्यू ज्यादा रही होगी, वोट वैल्यू ज्यादा रही होगी। क्या रही होगी, वोट वैल्यू। तो इसको उन राज्यों से ज्यादा वोट मिले होंगे जिन राज्यों की वोट वैल्यू ज्यादा है। अब किस राज्य की वोट वैल्यू ज्यादा होगी, जो राज्य बड़े होंगे, जो राज्य बड़े होंगे। ठीक है जी, उनको यहां पर वोट क्या हो जाएगा भैया, वोट मिल जाएंगे। क्लियर है। तो ये मत समझना कि किसी राष्ट्रपति कैंडिडेट को चुनाव में ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, ना, जिसकी वोट वैल्यू ज्यादा होती है वो जीत जाता है। जैसे सबसे ज्यादा वोट वैल्यू उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार है ना, जो बड़े बड़े, पश्चिम बंगाल, उनकी है। बात करते हैं आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 की। क्या लिखा है जी इसमें, अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसमें क्या लिखा हुआ है जी 56 में, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। टेन्योर की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर टेन्योर पूछा गया है, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो बेटा 5 साल है। कितना साल है, 5 साल है, 5 ईयर है। 5 ईयर राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय तक रहता है, तो आप कहेंगे सर वो अपने पद पर 5 सालों तक रहता है। प्रथम बैठक से, जब पहली बैठक होती है उस दौरान से वो 5 सालों तक अपने पद पर रहेगा। क्या जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक ही अपने पद पर रहेगा, बिल्कुल, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक ही अपने पद पर रहेगा। ठीक है मेरे लाल, चलिए तो यहां तक आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हमने पढ़ा। अब बात करते हैं कि सर जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए ये अपने पद से नहीं रह सकता। ये अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, तो ये अपना रेजिग्नेशन बेटा किस में है, तो 56 खंड ग में।
और इसमें लिखा है कि ये अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देता है, रेजिग्नेशन देता है, उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको दे देंगे कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है? इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन किसको देंगे? इंफॉर्मेशन। तो आप कहेंगे सर इसकी इंफॉर्मेशन किसको देंगे? तो आप कहेंगे सर इसकी इंफॉर्मेशन मेरे लाल किसको? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। यदि राष्ट्रपति ने बेटा त्याग पत्र या रेजिग्नेशन दे दिया है, रेजिग्नेशन दिया है, तो वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो वो रेजिग्नेशन बेटा किसको दे देंगे? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको देंगे जी? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे कि राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। क्या कर दिया है? त्याग पत्र दे दिया है। तो ये तो हो गई सारी चीजें। ठीक है जी, समझ गए आप लोग यहां तक? ये सारी चीजें, ये फैक्ट आप लोगों ने समझ लिया हो तो बताएं। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं सेरा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। अनुच्छेद 54 में लिखा है लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, राज्य विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य, राज्य विधान सभाओं के जीते हुए सदस्य, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के जीते हुए सदस्य या निर्वाचित सदस्य। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, कितने समय तक रहता है? 5 वर्षों तक रहता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लिख लिया? यहां तक आप लोगों ने लिखा? अभी आपको समझ में आया? आगे हम लोग बात करते हैं। अगर लिख लिया हो तो ठीक है, ना लिखा हो तो भी ठीक है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको समझा दूं, कमियां हर किसी में निकाल सकता है कोई भी व्यक्ति। मैं चाहूं मैं आप में 1000 कमियां निकाल सकता हूं, आप चाहे मेरे अंदर हजारों कमियां निकाल सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि आप पढ़ना कितना चाहते हैं। बहाने तो मैं भी बहुत सारे बना सकता हूं, बहाने आप भी बहुत सारे बना सकते हैं। आप कहेंगे नेटवर्क नहीं चल रहा था, क्लास नहीं ले पाए, बुखार था या कुछ भी था, घर में समस्याएं थी, हर किसी की होती हैं, हर किसी की होती हैं। गाली भी देते होंगे बहुत सारे बच्चे। सच्चाई ये है कि जिसने हमेशा अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का सम्मान किया है वो सफलता जरूर ले लेता है। लेट सवेर हो सकती है, जरूर मिलती है। लेकिन एक भी फैक्ट है, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी की, अपने गुरुओं के साथ बदतमीजी की है, उसे सिलेक्शन नहीं मिल पाता। कड़वा सत्य है, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। क्यों हम लोग बात करते हैं? चलिए देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे। रिंकू बिल्कुल बिल्कुल आपको शायद यही चीजें आती हैं। बिल्कुल माय डियर, मैं तो इन चीजों पर ही चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से, है ना। कोई हो सकता है कि यहाँ कहेगा कि सर आप ज्ञान क्यों दे रहे हो, है ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप ज्ञान क्यों दे रहे हो, आप पढ़ाओ, आपका काम पढ़ाना है। तो बेटा हम भी इंसान हैं, हम कोई भगवान के घर से बनकर नहीं आए हैं, है ना। हम यहीं पर रहते हैं, हम यहीं आप जैसे ही हैं, और आप जैसे ही हम खाना खाते हैं। हम कोई भगवान घर से थोड़ी आ गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, है ना। तो आप लोग इन चीज़ों को समझो। सिलेक्शन उन्हीं को मिलेगा जो बेटा सिलेक्शन के हकदार होंगे, जो मेहनत करेंगे। जो बहानेबाजी करेगा, जो बस ये फालतू की चीज़ें करेगा, वो नहीं पढ़ पाएगा और ना उसका सिलेक्शन होगा। ये लिख लेना। आप में बहुत सारे बच्चे होंगे, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं बहुत सत्य बता रहा हूँ, कड़वा सत्य है। सिलेक्शन बेटा तभी होता है जब जुनून दिल में हो, जब जुनून दिल में हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो जुनून जगाओ, अच्छे से पढ़ो। ये इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं। ये चीजें मैं आपको कब से समझा रहा हूं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझनी चाहिए। अब बात करते हैं सर आर्टिकल 57 की, अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे सर अनुच्छेद 57 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति कितनी बार भी
एक व्यक्ति कितनी बार भी क्या कर सकता है, तो चुनाव लड़ सकता है। अब एक बच्चा बहुत देर से कमेंट करा जा रहा है कि सर 70वां संविधान संशोधन 1990 होगा। बेटा 90 नहीं है, 1992 है, 1992 है। ठीक है, मैंने 1992 ही लिखवाया है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें वेरीफाइड होती हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है माय डियर, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर कि सर इसमें लिखा है कि री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट, कि एक व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति पद के लिए पुनः योग्य, या राष्ट्रपति चुनाव, एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव कितनी बार भी लड़ सकता है, कितनी बार भी लड़ सकता है, लड़ सकता है। ठीक है जी, लड़ सकता है। कि एक व्यक्ति दूसरे राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्योग्य होगा या योग्य होगा, तो योग्य होगा, ये ऐसा लिखा है अनुच्छेद 57 में कि अगर मैंने पहला चुनाव लड़ा है तो मैं दूसरा चुनाव भी लड़ सकता हूं, मैं तीसरा भी लड़ सकता हूं, पांचवा भी लड़ सकता हूं, छठा भी लड़ सकता हूं, ये 57 में लिखा है। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में एक ही व्यक्ति, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बराक ओबामा 2 बार बने, है ना, तीसरी बार नहीं बन सकते थे, वो तीसरी बार नहीं बन सकते थे। ठीक है जी, तीसरी बार वो नहीं बन सकते थे, तीसरी बार वो नहीं बन सकते थे। ठीक है मेरे लाल, तो यहां तक आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लेना अच्छे से, कोई दिक्कत। चलिए अब बात करते हैं सर राष्ट्रपति की योग्यताएं, कौन व्यक्ति बन सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 58 की अगर मैं चर्चा करूं, अनुच्छेद 58 की अगर मैं चर्चा करूं, तो आप कहेंगे सर इसमें लिखा है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं, योग्यताएं। ठीक है जी, राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब योग्यताओं की चर्चा क्या होगी, देखिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन पूछी गई है कि बेटा क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्वालिफिकेशन, तो आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए बहुत चलिए, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि सर पहली योग्यता क्या है, तो आप कहेंगे सर पहली योग्यता है भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। भारतीय नागरिक हो, कौन हो, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, सेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे सर ही एंड सी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारतीय नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि भैया 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कितना, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट के लिए, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला है, जो लड़ रहा है, तो उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, उसके लिए बेटा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। हाँ जी, कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब तीसरी क्वालिफिकेशन क्या लिखी हुई है, तीसरी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, योग्य हो। ठीक है, बिकम अ मेंबर, मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ लोकसभा।
अब क्वेश्चन आएगा कि सर राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में गलत कथन छांटिए, गलत कथन छांटिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य हो, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो आप क्या बताओगे, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बताओगे? 17 नहीं है बेटा, 70 है, 70, 70 है गिन्नी। 17 मैंने नहीं लिखवाया है, मैंने 70 लिखवाया है, यही तो दिक्कत है, आप लोग देखकर भी गलत लिख रहे हो। मैंने यहां पर 70 लिखा है, 70 लिखा है। इसमें यह था कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, हाँ एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ भैया बिल्कुल, हमारे तो यहाँ भूत हैं, हम तो आत्मा है हमारी यहाँ, है ना, शरीर तो कहीं और है, यहाँ तो आत्मा है। ठीक है, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर गलत इनमें से है कि लोकसभा का सदस्य हो। क्यों गलत है लोकसभा का सदस्य गल हो? मैंने यहां लिखा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। मैंने लिखा है बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ना कि मेंबर ऑफ लोकसभा। मैंने लिखा है विकम, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ये सही है। लोकसभा का सदस्य हो ये गलत है, ये गलत है। आप लोग कह रहे हैं ना इनमें से कोई गलत नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। गलत कौन सा होगा? लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, यहां लिखा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि सर राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक कितने होते हैं? प्रस्तावक। सपोर्टर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर सपोर्टर कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर सपोर्टर हो जाएंगे बेटा 50। कितने? 50। आप गांव में जैसे रहते हैं तो गांव में जो प्रधान होता है वो जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने जाता है, जब वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने जाता है, पर्चा भरने जाता है, तो उसके साथ ट्रैक्टर ट्रॉली भर के जाती हैं। रीजन क्या है कि उसके प्रस्तावक होते हैं, उसके समर्थक होते हैं कि जी हम इनका समर्थन करते हैं। एक होता है अप्रूवल कि सर प्रस्तावक कितने हो जाएंगे और अनुमोदक कितने हो जाएंगे? अनुमोदक, अनुमोदक का मतलब होता है जो बेटा अप्रूवल देते हैं कि साहब हम इनको अप्रूवल दे रहे हैं, अप्रूवल। तो आप कहेंगे सर हम इन्हें अप्रूवल कर रहे हैं और ये हमारे राष्ट्रपति, हम इनको राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। ठीक है, तो 50-50, अनुमोदक 50, प्रस्तावक 50। ठीक है, अब बात करते हैं सर जमानत राशि कितनी होती है? राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होती है? कहां पर जमानत राशि, जमानत राशि कितनी है? देखिए कॉशन मनी कितनी होती है? कॉशन मनी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के लिए कॉशन मनी हो जाएगी 15,000। कितनी? 15,000। ये कहाँ जमा होती है? आरबीआई में जमा होती है। कहाँ पर? आरबीआई में जमा की जाती है, जमा की जाती है, की जाती है। लेकिन याद रखना, याद रखना 1997 में ये कितनी थी? 1997 में 20 प्रस्तावक थे, 20 अनुमोदक थे। ठीक है जी, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक थे और 2500 जमानत राशि थी। कितनी? 2500 जमानत राशि थी। ये 1997 की बात हो रही है, ये वर्तमान की बात हो रही है कि 20-20 अनुमोदक प्रस्तावक थे और 2500 जमानत राशि होती थी, 2500 जमानत राशि होती थी। ठीक है जी, चलिए लिख लेंगे यहां पर आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? विकास यादव कह रहे हैं सर मैं 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद रात 12 बजे तक पढ़ता हूँ, क्लास होती है, रिवीजन नहीं हो पाता। देखिए ये आपका जज्बा है, आपके इस जज्बे को सलाम है। ऐसे ही सब बच्चे मेहनत करें तो सिलेक्शन 100% होगा, 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, निकेश कुमार कह रहे हैं सर मैंने जब से बैच लिया तब से कमेंट कर रहा हूँ। समस्या क्या है? कमेंट तो कर रहे हो, समस्या तो बताओ। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं सर आर्टिकल 59 की। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें, राष्ट्रपति की सेवा शर्तें एवं सेवा शर्तें, लिख देता हूं राष्ट्रपति की सेवा शर्तें।
की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन, एंड कंडीशन, और इसी में क्या लिखा हुआ है, वेतन भी लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का वेतन या सैलरी, कि सर राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, तो वेतन दिया जाता है 5 लाख रुपए। कितना, 5 लाख रुपए प्रति महीना। और ये कहाँ से दिया जाता है, तो ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि, जिसमें हमारा टैक्स वगैरह जमा होता है, जिसे अंग्रेजी में कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। लास्ट आर्टिकल बता रहा हूं, फिर कल करेंगे। इसमें अनुच्छेद 60 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ, बेटा राष्ट्रपति की शपथ के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है जी। ओथ, ओथ के बारे में लिखा है, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, कि सर ओथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है जी। कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। एक चीज यहाँ गड़बड़ हो गई बेटा, ये मैंने 20-20 लिख दिया, ये उपराष्ट्रपति थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, यहाँ राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। तो ये 10 और 10 होगा, 10-10 अनुमोदक थे, 10 अनुमोदक, 10 प्रस्तावक और 2500 रुपये, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना बच्चे, ये करेक्शन कर लेना थोड़ा सा। वर्तमान में कितने हो गए हैं, तो ये वर्तमान स्थिति है। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हो गए हैं बेटा कितने, 50-50। और 1997 में कितने थे, 10-10 थे। 1997 से पहले कितने थे, 10-10 और 2500 रुपये जमानत राशि थी। लेकिन वर्तमान में 50-50 अनुमोदक, 50-50 क्या हो गए, तो आप कहेंगे सर प्रस्तावक होगा। ये 10-10 कर लेना बेटा, ये 10-10 कर लेना, ठीक है जी, 10-10 कर लेना। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बताएं किसी को कोई समस्या यहाँ तक है क्या, किसी को कोई समस्या यहाँ तक है क्या। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उससे आगे की चीज़ें राष्ट्रपति पर महाभियोग वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। सारी चीज़ों पर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए बिल्कुल मिलेगी बेटा। चलिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।